हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा भटनेर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। जून 2022 करंट अफेयर हमारा चल रहा था। इस सीरीज के अंदर आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन नाम से आपके सब्जेक्ट है, उसी के बारे में जो भी हमारे पास जून 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होंगी उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करें तो पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने बीत चुके हैं। एक घटनाक्रम पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है जिसका नाम है रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हमारे पास दिनों दिन नई नई खबरें आ रही हैं। अप्रैल में हम बात करें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट था रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, नाटो क्या है, नाटो की भूमिका क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये अब हमारे पास पुरानी खबर हो चुकी है और उसके बाद हमारे पास एग्जाम भी हो चुका है। तो अब हम इस बात पे तो चर्चा नहीं करें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्या थे, किन किन देशों के बीच में हुआ, क्या रीजन थे, किन परिस्थितियों में हुई, नाटो की भूमिका क्या थी, ये तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में स्वतंत्र देश कौन कौन से बीच में कूद रहे हैं या इन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस वजह से हमारे पास कौन कौन से ऐसे देश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करना हमारा जो विषय बनता है। तो हम देखेंगे कि हाल ही के अंदर एक ट्रांसनिस्ट्रिया जो अपने आप को स्वतंत्र देश कहता है लेकिन रूस कहता है वो हमारा हिस्सा है। कुछ देखते हैं इसकी चर्चा क्या है। ट्रांसनिस्ट्रिया नाम का स्वतंत्र देश है, हम हमारे हिसाब से मान लेते हैं। तो इसको प्रभावित हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, और किस तरह से प्रभावित हुआ है और क्यों प्रभावित हुआ है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं वो टॉपिक हमारे पास कौन सा है, रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध। और रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें हमारे पास एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसका नाम क्या है ट्रांसनिस्ट्रिया जो है उसको घसीटे जाने की हमारे पास खबर आ रही है। ये आ रहा है कि रूस ने इसके ऊपर बमबारी शुरू कर दी है, 2 बम फेंके गए थे रूस के द्वारा। उसके बाद में ट्रांसनिस्ट्रिया का इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप माना जा रहा है। तो इसी चर्चा में बाद में हम चर्चा करते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया है क्या, और ट्रांसनिस्ट्रिया पे यदि बम गिराए गए हैं तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे पास क्या पड़ने वाला है, और आगे कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड का जो हमारे पास इतिहास है, जियोग्राफी है, भूगोल है, जो कुछ मैं कह दूँ सामरिक महत्व, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। एक एक बात पे गहराई से चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है, जैसा मैंने अभी आपको बताया रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने होने वाले हैं, हो चुके हैं भाई। 2 महीने जब हम पढ़ रहे हैं तब तक हो चुके हैं। इस दौरान मालदोवा से टूटने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के अंदर ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है इसका नाम है मालदोवा। जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, मालदोवा। ये इलाका मालदोवा का है। और ये आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है इस रेड कलर वाले का नाम क्या है, ट्रांसनिस्ट्रिया है। और इसके इधर ये पूरा इतना इलाके की यदि हम बात करते हैं, इस तरह से इलाके की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास यूक्रेन का इलाका है। जिस चीज़ को आपको यहाँ दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ये मालदोवा है, ये ट्रांसनिस्ट्रिया है। और ये पूरे का पूरा यहाँ से देखो, यहाँ ये इतनी बॉर्डर जो है ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी, इस मानचित्र में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये पूरी बॉर्डर जो है, ये पूरी बॉर्डर, ये इतनी बॉर्डर किसकी है, यूक्रेन की है। और ये हमारे पास ट्रांसनिस्ट्रिया है इतना, ये आपके पास मालदोवा है। और ये आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये ट्रांसनिस्ट्रिया है। ये ओडेसा है, ओडेसा का संबंध किससे है, ब्लैक सी से संबंध है। और ब्लैक सी के थ्रू ही यूक्रेन जो है इससे जुड़ा हुआ है, जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज यूक्रेन हमारे पास थल मार्ग से जुड़ा हुआ कंट्री होता। तो वापस आते हैं हम इसी न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ क्या कहती है, और आपने लोकेशन देख ली होगी। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनको कैसे याद रखें, इंडियन मैप के ऊपर या वर्ल्ड के मैप के ऊपर जियोग्राफिकल लोकेशन जो है कैसे याद रखें। तो लोकेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस दिन आपके सामने जो भी देश का नाम आता है, जिस भी कंट्री का नाम आता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 कंट्री का नाम ले लिया, एक मालदोवा का नाम ले लिया, ट्रांसनिस्ट्रिया का नाम ले लिया, यूक्रेन का नाम ले लिया, रूस का नाम ले लिया, ब्लैक सी का मैंने आपके सामने नाम ले लिया, क्रीमिया का नाम हम आगे देखेंगे। तो जिस दिन जिस भी कंट्री का नाम आपके सामने आता है तो एक बार आप अपना जो एटलस हो आपके पास या बड़ा मैप हो वर्ल्ड का, कुछ भी आपके पास हो, जियोग्राफिकल मैप होना चाहिए, वहाँ पर आप जाके उन कंट्री को जरूर देखो, उनकी लोकेशन को आप जरूर देखो।
यदि आज ही आप मेरे इस क्लास के एंड करने के बाद आप ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्दोवा, रूस, यूक्रेन इनकी लोकेशन को देखोगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भर आपको ये लोकेशन याद रहने वाली है, कभी भी नहीं भूल सकते आप इस लोकेशन को। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक दिन में या कहते हैं सर एक दिन में हम एशिया की लोकेशन याद कर लेंगे, एशिया के जितने देश है सारे याद कर लेंगे, अगले दिन हम अफ्रीका के सारे देश याद कर लेंगे, अगले दिन यूरोप के सारे देश याद कर लेंगे, नॉर्थन अमेरिका, साउथन अमेरिका के याद कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता है कि एक दिन में आपको 40-50 देश की लोकेशन जो है एशिया की याद हो सकती है, लेकिन अगले ही दिन आप भूल जाओगे, आप कन्फ्यूजन में रहोगे। लेकिन इस तरह से जिस दिन आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसी दिन यदि आपने उस देश का अपनी लोकेशन मैप और उसके बारे में मतलब खास चीज़ है, मान लो यूक्रेन की यदि हम बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, यदि आपको ज्योग्राफिकल मैप में दिखाई देते हैं उसको भी पढ़ लो। एक बार पढ़ने में आपका जा क्या रहा है, 5 मिनट 7 मिनट जाएंगे, 10 मिनट जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। और यकीन मानिए मेरा कि ये आपके माइंड के अंदर हु कॉपी पेस्ट हो जाने वाला है, छप जाने वाला है। तो एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, निम्न में से कौन सा देश ब्लैक सी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। तो यदि आपको हर देश की लोकेशन पता होगी, उसकी लोकेशन यहाँ है, उसकी लोकेशन यहाँ है, उसकी लोकेशन यहाँ है, तो आप बड़ी आसानी से पता कर पाओगे कि कौन सा देश ब्लैक सी के साथ बाउंड्री बनाता है या नहीं बनाता। वरना आप देखते रह जाओगे अपने हिसाब से, हाँ भी देखते हैं क्वेश्चन है, फिर तुक्का मार के आओगे, -1 नंबर लेके आप आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं अक्सर हमारे दोस्तों के साथ कहता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं एक बात शेयर करता हूँ कि हमने मेहनत करनी है, लेकिन घोड़े की तरह मेहनत करनी है, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। गधा क्या करता है, सारा दिन बोझट होता है, सारा दिन बोझट होता है और हद से ज़्यादा बोझट होता है, और लास्ट में उसका मालिक जो होता है रात में डंडा मार के उसको निकाल देता है। वो कहीं ना कहीं बाहर कूड़े कचरे के ढेर के ऊपर बैठा रहता है, लोट मारता रहता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ आप घोड़े को देखो, पूरी जिंदगी के अंदर वो 1-2 रेस दौड़ता है, उसको यदि जीतता है तो उसको कितना उसको मिलता है, क्या कुछ मिलता है। एक रेस की तैयारी के लिए उसे अच्छा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, और जब रेस जीत जाता है तो उसे कितना खिलाया पिलाया जाता होगा, उसकी कितनी शानो शौकत होती है, आप समझ सकते हो। तो हमें घोड़े की तरह दौड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कम दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं। प्लानिंग से चलना है हमें, और जितना हमें चाहिए हमें केवल उतनी ही मेहनत करनी है, इधर उधर की हम क्यों देखें। स्ट्रेटेजी से हम तैयारी करेंगे, प्लानिंग से हम तैयारी करेंगे, जितना चाहिए हमें उतना हम तैयारी करेंगे। हम जो आपको बता रहे हैं हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे तो यकीन मानिए आपके लिए यूपीएससी बहुत टेढ़ी खीर नहीं होगी। जो मानते हैं कि यूपीएससी हो ही नहीं सकता, जो हवा बना रखा है यूपीएससी का, वैसा नहीं होगा। एटलीस्ट आपका प्री एग्जाम मेन एग्जाम क्लियर अवश्य होगा। हाँ, फाइनल सिलेक्शन भी यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहोगे, फाइनल सिलेक्शन से भी आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। वापस हम आ जाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं, इस दौरान मोल्दोवा से टूटने वाला, तो जो ट्रांसनिस्ट्रिया है पहले मोल्दोवा का हिस्सा हुआ करता था। भाई पहले तो ये हिस्सा हुआ करते थे यूएसएसआर का, जो हमारे पास यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ रूस हुआ करता था, उसके ही हिस्सा हुआ करते थे। जब सोवियत संघ रूस टूटा तो उसके बाद छोटे छोटे कंट्रीज आपको पता है बन गए थे, 22-23 कंट्री बने थे। तो मालदीवा जो है ये अलग कंट्री बना था, और मालदीवा से ही अलग होकर टूट के छोटा सा राज्य बना था, जिसका नाम क्या था भाई, ट्रांसनिस्ट्रिया बना था। और ट्रांसनिस्ट्रिया को हाल ही के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर घसीटे जाने की संभावना हमें नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि 26 अप्रैल को ट्रांसनिस्ट्रिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 अप्रैल को ट्रांसनिस्ट्रिया में 2 बम धमाके हुए। इससे चर्चा शुरू हो गई है कि मोल्दोवा पर भी रूस हमला कर सकता है और ट्रांसनिस्ट्रिया पर भी रूस हमला कर सकता है। इन पे हमला करने का रीजन क्या है हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जांचते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया है कहाँ पर। ट्रांसनिस्ट्रिया वास्तव में एक ऐसा राज्य है जो मोल्दोवा तथा पश्चिम में यूक्रेन के बीच, मोल्दोवा जो उसके पश्चिम में है, देखो आप देख रहे हो, इसके पश्चिम में मोल्दोवा हमारे पास है और पूर्व में क्या हमारे पास यूक्रेन है। और ये ऐसा हमारे पास राज्य है जो पूरे का पूरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, 3 तरफ से हमारे पास घिरा हुआ है यूक्रेन से, और एक तरफ से हमारे पास घिरा हुआ है मोल्दोवा से। थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका, इस आप मैप पे ध्यान दीजिए। ट्रांसनिस्ट्रिया मालदीव तथा यूक्रेन के बीच में स्थित है, हमने जान लिया। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुआ था ट्रांसनिस्ट्रिया। कब हुआ था भाई? 1992 का वो टाइम था जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था। उसी टाइम ये मोल्दोवा से क्या हो गया था, अलग हो गया था। ये 4000 वर्ग किलोमीटर आबादी में फैला हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए 4000 वर्ग किलोमीटर का हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे। कई गाँव भी हमारे पास ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी हो सकती है। तो 4000 वर्ग किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट हम मान लेते हैं, उतना से छोटा सा इलाका है ये, तथा इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4,70,000 इसकी क्या है भाई हमारे पास आज़ादी है। दूसरा,
रूस फ्री में देता है ट्रांसनिस्ट्रिया को गैस तथा बुजुर्गों को पेंशन। ये खास बात ये है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो गैस की सप्लाई होती है ईंधन के रूप में, वो रसिया के द्वारा की जाती है और बिल्कुल फ्री के अंदर की जाती है। इवन तो जो ट्रांसनिस्ट्रिया के बुजुर्ग है तथा उनको बुजुर्ग पेंशन जो दी जाती है वो भी रसिया के द्वारा ही दी जाती है। रूस में किसी भी देश ने ट्रांसनिस्ट्रिया को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। हालांकि ट्रांसनिस्ट्रिया अपने आप को अलग देश के रूप में मान्यता देता है, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने ट्रांसनिस्ट्रिया को अलग देश के रूप में मान्यता दी हो। ट्रांसनिस्ट्रिया के पास अपने 7,500 सैनिक हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के पास देखो 7,500 सैनिक तो हमारे यदि हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे पास पुलिस फोर्स होती है उसमें भी इससे ज़्यादा सैनिक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनके पास केवल 7,500 सैनिक हैं और 7,500 सैनिक में भी करीब 1,500 सैनिक हमारे पास ऐसे हैं जो रसिया के हैं। तो मूल रूप से यदि ट्रांसनिस्ट्रिया की हम बात करें तो उनके पास 6,000 सैनिक हैं, बाकी सैनिक तो किसके हैं भाई, रसिया के ही हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के इतिहास की हम बात करते हैं तो ट्रांसनिस्ट्रिया को सोवियत संघ के अवशेष के रूप में वर्णित किया गया है। अभी सोवियत संघ तो टूट गया, अलग अलग हो गई, बाकी जो बचा वो ट्रांसनिस्ट्रिया बचा हमारे पास छोटा सा। ट्रांसनिस्ट्रिया ने स्वतंत्रता की घोषणा उसी प्रकार की जैसे मालदोवा ने सोवियत संघ से टूटने के तुरंत बाद की थी। जैसे ही सोवियत संघ टूटा तुरंत बाद मालदोवा ने कहा था हम अलग हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा कि हम भी क्या हो रहे हैं, भी स्वतंत्र हो रहे हैं। जब मालदोवा के सैनिकों ने 1990-1992 के टाइम के अंदर इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया तो ट्रांसनिस्ट्रिया में स्थित रूसी सैनिकों की उपस्थिति के कारण ट्रांसनिस्ट्रिया उनका विरोध करने में सक्षम रहा। ऐसा नहीं है कि मालदोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया पे अटैक करने की कोशिश नहीं की या कब्जा करने की कोशिश नहीं की, कोशिश की गई, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में उस समय रूस के सैनिक मौजूद थे और रूस के सैनिक मौजूद थे, इस वजह से मालदोवा जो था वो ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था। तब से हम यह कह सकते हैं कि उसी टाइम से 1992 से ही ट्रांसनिस्ट्रिया के जो है वो मालदोवा के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है। हालांकि पहले 1992 से पहले हम बात करते हैं तो ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि अधिकांश देशों ने ट्रांसनिस्ट्रिया को मालदीव के हिस्से के रूप में ही मानते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, एक भी ऐसा देश नहीं जिसने आधिकारिक रूप से ट्रांसनिस्ट्रिया को एक अलग कंट्री माना हो। इवन तो इंडिया ने भी अलग कंट्री नहीं माना हुआ है। तो अभी बहुत से देश या मैं बोल दूं कि दुनिया के सभी देश ये मानते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है मालदोवा का हिस्सा है। इसे रूस ने भी स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमने जाना ट्रांसनिस्ट्रिया के इतिहास के बारे में। अधिकांश ट्रांसनिस्ट्रियन जो नागरिक है उनके पास रूस तथा ट्रांसनिस्ट्रिया, ध्यान से देखिए, रूस की भी नागरिकता है और ट्रांसनिस्ट्रिया की भी नागरिकता उनके पास है। साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे सिटीजनशिप भी हमारे पास ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलेंगे जिनके पास मोल्दोवा की भी है, ट्रांसनिस्ट्रिया की भी है, रसिया की भी है, तीन सिटीजनशिप है। तो ये खास बात है भाई। कुछ एक नागरिक ऐसे हैं जिनके पास दो देश कौन से, रसिया तथा ट्रांसनिस्ट्रिया, तथा कुछ के पास 3 देश, मोल्दोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया तथा रसिया, इन तीनों देशों की सिटीजनशिप वहां पे देखने को मिलेगी। इनकी अर्थव्यवस्था रूस की सब्सिडी तथा मुफ्त गैस से निर्भर करती है। मैंने आपको अभी बताया कि रसिया जो है उनको फ्री के अंदर गैस प्रोवाइड करवाता है और इसी से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। इनकी अपनी सरकार भी है, ऐसा नहीं इनकी सरकार नहीं है। सरकार जो है वो रूसी समर्थक है, इनकी अपनी सरकार है, इनकी अपनी संसद है, इनकी अपनी सशस्त्र बल है। मैंने अभी आपको बताया थोड़े टाइम पहले 6,000 की आर्मी इनकी खुद की है और 1,500 की इनकी जो सैनिक है वो कहाँ से है, रसिया से है। कुल मिला के इनके पास 7,500 सैनिकों का एक सशस्त्र बल है, खुद का संविधान है, खुद का ध्वज है, खुद का राष्ट्रगान है। इसके बावजूद भी अधिकांश देशों ने इनको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। क्रीमिया, ध्यान से देखिए, क्रीमिया आप जानते हो, ये हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये क्रीमिया है। और कुछ टाइम पहले आप बहुत अच्छे से जानते हो, आज से 2.5 या 3 साल पहले की बात करता हूं, तो रसिया तथा क्रीमिया के बीच में विवाद था। क्रीमिया को रसिया अपना हिस्सा मानता था, क्रीमिया अपने आप को स्वतंत्र देश मानता था और क्रीमिया के ऊपर कब्जा करने के लिए रसिया ने क्या किया था, उन पर अटैक किया हुआ था और काफी लंबे टाइम तक विवाद रहा था और लास्ट के अंदर रसिया में क्रीमिया का विलय हो चुका है आज के टाइम में। तो क्रीमिया के विलय के बाद सरकार ने रूस में समाहित करने हेतु 2006 में एक जनमत संग्रह आयोजित किया था, जिसमें 97% से अधिक ट्रांसनिस्ट्रियन नागरिकों ने रूस के साथ विषय में एकीकरण था। मैंने अभी बताया कि पहले मालदीव का हिस्सा था, उसके बाद ये अलग हुआ और अभी बहुत से देश इसे मानते हैं कि मालदीव का हिस्सा ही है। लेकिन 2006 के अंदर रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करवाया था, जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया था, वोटिंग करवाई गई थी और वोटिंग के अंदर 97% से भी ज्यादा जो नागरिक हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के, उन्होंने अपने जो वोट दिया था वो किसके फेवर में दिया था, रसिया के फेवर में दिया था कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, रूस के साथ रहना चाहते हैं। ये खास बात है। रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया का सामरिक महत्व क्या है? देखो, यदि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया पे अटैक कर रहा है,
ट्रांसनिस्ट्रिया से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। ट्रांसनिस्ट्रिया पे यदि वो पूर्णतः कब्जा चाह रहा है या मोल्दोव के ऊपर अटैक कर रहा है तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमारे पास केवल एकमात्र है कि ये युद्ध के अंदर ये रसिया को अच्छी पोजीशन के अंदर पहुंचा सकता है। इसका सामरिक महत्व बहुत अच्छा होगा, इसी वजह से रसिया इस ट्रांसनिस्ट्रिया के ऊपर क्या कर रहा होगा भाई? अटैक कर रहा होगा या पूर्णतः कब्जा करने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम चर्चा करते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया का महत्व क्या है, सामरिक महत्व क्या है। यूक्रेन पर रूस के युद्ध के अगले चरण में ट्रांसनिस्ट्रिया राजनीतिक स्थान महत्वपूर्ण है। ट्रांसनिस्ट्रिया की जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे। पश्चिम तथा यूक्रेन को आशंका है कि रूस तथा यूक्रेन के बीच में संघर्ष में ट्रांसनिस्ट्रिया को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ध्यान से देखिए कि ये मैंने जो बनाया है, ब्लैक सर्किल बनाया है, ये मेरे पास क्या यूक्रेन है, और इसके बाहर जो कुछ भी हमारे पास है वो क्या? रूस है। यदि मान लो रूस, यूक्रेन को हर तरफ से रूस ने घेरा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इतना जो है हर इलाका जो है किसने घेरा हुआ है? रसिया ने घेरा हुआ है। केवल इतना ही तो इलाका है ना जहाँ पर रूस जो है रसिया से अनटच है। रूस जो है यूक्रेन से अनटच है। यदि इस हिस्से पर पूर्णतः कब्जा हो जाता है किसका? रसिया का, तो ये हिस्सा मैं एक हिसाब से कह सकता हूँ यूक्रेन पूरे का पूरा कब्जा के अंदर आ जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा रूस से। इसलिए इसका सामरिक महत्व है। और यूक्रेन को तथा जो पश्चिमी देश है उनको भी इस बात का खतरा है कि जो रसिया है ट्रांसनिस्ट्रिया को एक हमारे पास जो पॉलिटिकल जो युद्धिक सामरिक मंच होता है, सामरिक मंच के रूप में क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकता है। रूस यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी कोने को अलग करने के लिए आज ट्रांसनिस्ट्रिया का उपयोग कर सकती है, जिससे मालदीवा के अंदर सीधा रूसी हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये जो हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो है, यहाँ हमने बहुत कुछ खोज कर दिया है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये जो यूक्रेन का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या करने के लिए? अलग करने के लिए, बाकी दुनिया से अनटच करने के लिए रसिया क्या कर सकता है भाई? इस हिस्से का जो हमारे पास कौन सा हिस्सा है? मालदीव का हिस्सा जो है, ट्रांसनिस्ट्रिया का जो हिस्सा है, इस हिस्से को यूज कर सकता है कि ये दुनिया से यूक्रेन को क्या कर दे? अलग कर दे। यही इन्होंने बताई है। खास बात और क्या है, मैंने बताया अभी आपको, यूक्रेन जो है पूरी दुनिया से यदि सी रूट से यदि जुड़ा हुआ है तो सी रूट उसका केवल काला सागर तट है। यदि काला सागर या ब्लैक सी जिसको हम कहते हैं, ब्लैक सी से यदि यूक्रेन का कनेक्शन कट कर दिया गया तो यूक्रेन पूर्ण रूप से थल मार्ग से दुनिया से जुड़ा रहेगा। और थल मार्ग जो है, तीन तरफ से उसके रूस है और एक तरफ हमारे पास मोल्दोवा देखने को मिलता है। मोल्दोवा पर या ट्रांसनिस्ट्रिया पर यदि उनका अटैक हो गया तो चारों तरफ से उसका क्या है? पूरी दुनिया से कनेक्शन क्या हो जाएगा? हिसाब से कट जाएगा। यही कहते हैं यदि ट्रांसनिस्ट्रिया रूसी नियंत्रण पे आ जाता है तो रूस को यूक्रेन के काला सागर तट के साथ रूस नियंत्रित गलियारा बनाने में सक्षम हो जाएगा। रूस ओडिशा के काला बंदरगाह के रूप में ट्रांसनिस्ट्रिया को जोड़ने में यदि सफल हो जाता है तो यूक्रेन पूरी तरह से भू आबद्ध हो जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओडिशा दिख रहा है, ये ओडिशा तट है, ये काला सागर का ओडिशा तट है। यदि रसिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, ओडिशा तट के ऊपर यदि कब्जा कर लिया, तो अब जो यूक्रेन हमारे पास है, यूक्रेन ये यहाँ से तटा हुआ है, और यदि इस तट के ऊपर यदि किसका कब्जा हो जाता है? रसिया का कब्जा हो जाता है ट्रांसनिस्ट्रिया के माध्यम से, तो यूक्रेन जो है हमारे पास पूरे का पूरा जो लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगी, हमारे पास भू आबद्ध कंट्री बन जाएगी। रसिया का यूक्रेन का जो संबंध है जल मार्ग के द्वारा दूसरे देशों के साथ, वो कट जाएगा। और यही सामरिक महत्व है कि यूरोप, रसिया जो है मोल्दीव के ऊपर अटैक करने की बार बार सोच रहा है, मोल्दीव को कब्जा करवाने की बात बार बार सोच रहा है। मोल्दीव को ये भय है कि रूस उस पर हमला करने के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया का उपयोग करेगा, क्योंकि रूस लंबे समय से चाहता है कि मोल्दीव उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर रहे। ये तो ये है भाई, रूस तो हर जो भी सोवियत संघ के जितने भी कंट्रीज थे उनको वापस अपने अंदर मिलाना चाहता है। पुतिन का एक ही सपना है, सोवियत संघ वापस हो अपना, कुछ ऐसा सपना है उनका। तो इसीलिए खास बात यह है कि जो मोल्दीव है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन की सहायता के लिए नाटो आया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य तो नहीं है लेकिन नाटो का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत था। कम से कम उनकी नाटो के सदस्य के रूप में कोशिश की जा रही थी बनने के लिए। और रूस तथा यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका मेन रीजन भी यही माना जा रहा है कि हो सकता है निकट भविष्य के अंदर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता, और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो नाटो की पहुंच रसिया तक बहुत आसानी से हो सकती थी, रसिया की बाउंड्री के ऊपर नाटो आ जाता। इसलिए ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ये माना जा रहा है। इसलिए नाटो भी यूक्रेन की क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। लेकिन यदि मोल्दोवा के ऊपर यदि अटैक होता है
तो मोल्दोवा तो नाटो का मेंबर भी नहीं है और मोल्दोवा का उतना सामरिक महत्व भी नहीं है और न ही मोल्दोवा ने कभी नाटो की सदस्यता लेने की बात कही है। तो मोल्दोवा के ऊपर यदि रशिया का अटैक हो गया तो किसी भी सूरत के अंदर नाटो मोल्दोवा की सहायता नहीं करने वाला है, ये कहा गया। मोल्दोवा यूरोपीय संघ का भी हिस्सा नहीं है और नाटो का भी सदस्य नहीं है, तो न ही उसको यूरोपीय संघ से सहायता मिलने वाली है और न ही उसको किससे सहायता मिलने वाली है भाई, नाटो क्या है भाई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम पूरा। इसलिए नाटो के बचाव में आने की संभावना बहुत ही कम है। खास करके नाटो उन देशों को सदस्यता नहीं दे सकता जिनका अन्य देशों के साथ सीमा विवाद है। डेफिनेटली नाटो उन देशों को अपना सदस्य कभी नहीं बनाता है जिसका दूसरे देश के साथ सीमा विवाद है, और जो मोल्दोवा है इसका तो सीमा विवाद चल ही रहा है किसके साथ, ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ, इसलिए नाटो इसको अपना मेंबर नहीं बनाएगा। तो ये था हमारे पास कि हमने आज जाना रशिया तथा यूक्रेन के बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया कहां से घुस पड़ा। ट्रांसनिस्ट्रिया इतना छोटा देश है कि मुझे भी लगता है कि हमने आज तक किसी भी बुक के अंदर कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में जो कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते थे हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा यदि आप मोल्दीव के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो तो मोल्दोवा के बारे में जानकारी हासिल करो। यूएसएसआर के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो तो यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। उसके बाद आप, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया क्लास शुरू होते ही कि जितने भी कंट्रीज के नाम मैंने आज लिए हैं, चाहे ब्लैक सी का नाम लिया हो, यूक्रेन का नाम लिया हो, क्रीमिया का नाम लिया हो, रशिया का नाम लिया हो, मोल्दोवा का नाम लिया हो, चाहे हमने ट्रांसनिस्ट्रिया का नाम लिया हो, इन सभी कंट्रियों की एक बार लोकेशन जरूर देखना अपने जियोग्राफिकल मैप के अंदर, अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर जाके, ताकि ये कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए। यदि एक फैक्ट भी हमें आज की क्लास से देखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड हमारे लिए होगा, हम क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। सही होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन इतना तो श्योर है कि हम गलत तो नहीं करके आएंगे। तो अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। भारतीय प्राइम मिनिस्टर की यूरोपीय देशों की यात्रा। हाल ही के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध की टेंशन थी, उसी टाइम भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय देशों की, या इसको स्क्वेडियन देश हम कहते हैं, कंट्रीज कहते हैं, उनकी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की थी। अभी जो हम इस न्यूज के अंदर चर्चा करेंगे केवल 3 देशों की हम चर्चा कर रहे हैं, जर्मनी की, डेनमार्क की और फ्रांस की। हम आगे अगली ही न्यूज के अंदर हम फिर 3-4 देशों की हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही के अंदर 5-6 यूरोपियन देशों की यात्रा की है, उनके बारे में हम एक एक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप सभी जानते हो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है अलग अलग कंट्रीज की यात्रा करते रहते हैं। बहुत से लोग उनकी आलोचना भी करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग उनके समर्थक भी हैं कि अलग अलग कंट्रीज की यात्रा हमने की है, उनके साथ हमने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। इसी का फर्क है कि आज दुनिया के अंदर इंडिया का कहीं ना कहीं स्टैंड बाय है, कहीं जहाँ कहीं पर इंडिया की तरफ देखा भी नहीं जाता था, वहाँ आज ही माना जा रहा है कि रशिया तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध को रोकने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई कंट्री निभा सकता है तो भारत ही निभा सकता है। चलो उस बात में हम चर्चा नहीं करें, हम आते हैं वापस अपनी इसी न्यूज के ऊपर। भारतीय प्राइम मिनिस्टर की यूरोपीय देशों की यात्रा चर्चा में क्यों रहा है? भारत के प्रधानमंत्री ने 3 यूरोपीय देश जर्मनी, डेनमार्क तथा फ्रांस की हाल ही के अंदर यात्रा की है। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा यूरोप जो है रूस यूक्रेन युद्ध का साक्षी बन रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। हालांकि जब पूरा विश्व या पूरा यूरोप जो है इस बात से चिंताग्रस्त है, या पूरी यूक्रेन जो है यूरोप के अंदर आता है, रशिया का भी कुछ हिस्सा आप जानते हैं यूरेशिया जिसको हम कहते हैं यूरोप के अंदर आता है, तो पूरा यूरोप जब युद्ध की आग में झोंका हुआ है, इवन दो हर एक यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के फेवर में अपने भाषण दे रहा है, उस टाइम यदि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यदि वहां की यात्रा करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि इतने ज्यादा रिस्की माहौल के अंदर भी यदि प्राइम मिनिस्टर यूरोप की यात्रा कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कितनी सीरियस होगी यूरोप के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। 3 देश की हमने बात की। पहले ही हमने बात की जर्मनी के बारे में, दूसरा हमने बात किया डेनमार्क के बारे में, और तीसरा हमने बात किया फ्रांस के बारे में। हम तीनों देशों के बारे में एक एक जानकारी हासिल करते हैं और ये देखते हैं कि इन देशों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको क्लास के अंदर बताया जा रहा है इतना ही काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पहले हम बात करते हैं भारत के जर्मनी के साथ रिलेशन कैसे हैं। जर्मनी आपको पता है द्वितीय विश्व के अंदर हिटलर का शासन था, तानाशाही का शासन था, और तानाशाही सरकार का जब अंत हुआ तो उसके बाद जब ये जर्मनी दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने लगा तो दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने में सबसे पहले जो 5-7 कंट्रीज जर्मनी के साथ रिलेशन बनाने के लिए आगे आए थे उनमें से भारत भी एक था, या मैं कह दूं उन राष्ट्रों में था जिन्होंने सबसे पहले जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संबंध बनाने की कोशिश की या संबंधों की स्थापना की। पृष्ठभूमि हम जानते हैं, जर्मनी भारत यूरोप में भारत का सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है जिसके गहरे द्विपक्षीय संबंध है तथा यूरोपीय संघ में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो जर्मनी के बारे में थोड़ी बात की है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में था कि जिन्होंने अपने एम्बेसडर को वहां भेजा हो, दूतावास को वहां भेजा हो, और दूतावासिक संबंध जिसको हम राजनयिक संबंध भी कहते हैं, राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला जर्मनी के साथ पहले जो देश थे, गिने चुने 5-7 देश थे, उनमें से एक भारत भी था। भारत और जर्मनी के बीच में मई 2000 के बीच में भारत तथा जर्मनी के बीच में राजनीतिक साझेदारी शुरू हुई थी। वर्ष 2011 के अंदर सरकार ने प्रमुख देशों की अंतर सरकारी परामर्श जो हमारे पास EGC हुआ था उसका शुभारंभ किया था, और उसके साथ हमारे लिंक जो है जर्मनी के साथ और भी मजबूत होते चले गए। भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनका जर्मनी के साथ संवाद तंत्र है, हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जर्मनी के साथ होता है। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनका जर्मनी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, हमारा जर्मनी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है। तो हमने वर्ल्ड वार सेकंड के जस्ट बाद इनके साथ सामरिक संबंध, हमारे जो राजनीतिक संबंध है वो स्थापित कर लिए थे। 2000 के अंदर हमने इनके साथ राजनीतिक साझेदारी की थी। 2011 के में अंदर हमने भारत तथा जर्मनी की जो सरकारें हैं उन्होंने इंटर गवर्नमेंटल परामर्श जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन की शुरुआत की, और इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन की शुरुआत करने के साथ ही हमारा जर्मनी के साथ सीधा संवाद तंत्र हो गया, और हम 2011 से हम लगातार पिछले 12-13 वर्षों से हम जर्मनी के साथ संवाद के रिलेशन के अंदर हैं, और कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जिनका ऐसा रिलेशन है। कुल मिला के कहा जा सकता है जर्मनी के साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। महत्व इसका क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी महत्वपूर्ण राजनीतिक विकल्प बन सकता है। रूसिया तथा यूक्रेन के युद्ध में यदि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो जर्मनी एक अच्छा कंट्री बन सकता है कि जहां पर शांति स्थापित की जा सकती है। और यदि रूस तथा यूक्रेन युद्ध में कहीं भी हमारे पास किसी भी देश के साथ लॉस होता है, रूस की पावर कम होती है या यूक्रेन हमारे पास पावरफुल बन जाता है, तो यदि हमारे जर्मनी के साथ अच्छे लिंक है तो यदि रूस की पावर कम होने की वजह से हमें जो नुकसान हो सकता है वो जर्मनी के साथ यदि हमारे अच्छे लिंक होंगे तो उस नुकसान को कंपनसेट किया जा सकता है। इसलिए जर्मनी का महत्व हमारे लिए काफी हद तक बढ़ जाता है। रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के साथ ही साथ रक्षा खर्चे को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। हम जानते हैं कि हमारी जो ऊर्जा पे जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक रशिया पे डिपेंड करती है। हम काफ़ी हमारे आधे से भी ज़्यादा जो ईंधन की आपूर्ति है, जो गैस की आपूर्ति है वो रशिया से करते हैं। तो इसलिए रूसिया के ऊपर जो हमारी ऊर्जा निर्भरता है उसको थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए हमने किसके साथ साझा किया है भाई? जर्मनी के साथ हमने अपनी जो ऊर्जा निर्भरता है, साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस खर्च है, आप जानते हो भी हमने राफेल खरीदा था, S-400 खरीदे थे, रशिया से खरीदे थे ना, तो वहां पर हमारी युद्ध जो रक्षा खर्चा है वो भी हमारा उनसे चलता है। या एक हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो डिफेंस के जो हथियार है हम काफी हद तक रशिया से खरीदते हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा हम काफी हद तक रशिया से खरीदते हैं। दोनों ही हमारी निर्भरता रशिया पे ज्यादा है। उस निर्भरता को कम करने के लिए, ताकि कल को हमें ये नहीं पता कि रशिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसलिए हमें सेफ मार्केट खोज लेना चाहिए। पहले से ही हमने जर्मनी के साथ जो हमारा रक्षा खर्चा है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा पर निर्भरता है उसके बारे में भी हमने ज्यादा करने को शुरू कर दिया है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमने देखा, जो भी वहां के द्वितीय विश्व युद्ध के पार्टनर स्टेट थे, जो भी भागीदार राष्ट्र थे, उनका क्या असर हुआ था, और उस असर के बाद अब तक वो कंट्रीज नहीं उभर पाई हैं, तो ऐसा ही असर कहीं रशिया का नहीं हो जाए, इसलिए हमें नए मार्केट ढूंढने की जरूरत है। उस तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है और जर्मनी हमारे लिए अच्छा मार्केट साबित हो सकता है। भारत की रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, अतः भारत तथा जर्मनी के रणनीतिक विकल्पों को आपस में नोट्स का आदान प्रदान करना, अपनी जागरूकता के लिए रूस से दूर जाना महत्वपूर्ण होगा। डेफिनेटली ये तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। दूसरा हम जाते हैं भारत तथा डेनमार्क के बीच में किस तरह के संबंध है। ये सारे भी यूरोपियन कंट्रीज है, आसपास इनकी लोकेशंस है सभी की। आप नेट के ऊपर मैंने जैसे मैं भी बताया आपको, आप रूसिया देखना, यूक्रेन देखना, ठीक है। इसी के साथ साथ आप जो मैं ये 3 कंट्रीज के नाम ले रहा हूँ, आप इन 3 कंट्रीज को भी जरूर देखना मैप के ऊपर। आज ही यदि आप इन कंट्रीज को देख लोगे तो यकीन मानिए ये 99% आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगे, आपको दोबारा मैप देखने की जरूरत नहीं होगी।
डेनमार्क के साथ रिलेशन की हम बात करते हैं तो सितंबर 2020 के अंदर वर्चुअल समिट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर आगे बढ़ाया गया था। ये हरित रणनीतिक साझेदारी क्या है भाई, हम इसकी बात करते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अच्छे कामों के लिए, खुशहाली के कामों के लिए हमने हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाया। कब बढ़ाया भाई? सितंबर 2020 के अंदर जो हमारे दोनों देशों की वर्चुअल समिट हुई थी। कोरोना टाइम था तो ये जा पाना पॉसिबल नहीं था, फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं थे, इसलिए हमने वर्चुअल कॉन्टैक्ट या मैं कह सकता हूँ इस समिट के माध्यम से हमने कोशिशें की थी। तो उसी के तहत हमने हरित रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश की है। किसके साथ भाई? डेनमार्क के साथ। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? ये नॉर्वे है, डेनमार्क है और ये जो 3-4 कंट्रीज है इनको आपस में क्या कहा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो पहला भारत नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन है उसका पता हमारे पास 2018 में लगाया था। डेनमार्क है, नॉर्डिक कंट्रीज है हमारे पास। यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया। इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर नॉर्डिक कहा जाता है भाई। जो एन है ये नॉर्वे का है, ठीक है, और ये जो हमारे पास इसके अंदर डी है वो डेनमार्क का है, आई जो ए जो है आइसलैंड का है, ठीक है। तो इन सभी को आपस में मिला के स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क तथा आइसलैंड को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक देश जो हमारे पास है इनका इस तरह का सहयोग केवल अमेरिका के साथ है। तो मैंने आपको कहा ना कि भारत और नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में पहला शिखर सम्मेलन हमारे पास 2018 के अंदर, अप्रैल 2018 के अंदर हुआ था। ये अपने आप के अंदर खास महत्व रखता है। खास महत्व क्यों इसलिए रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि 2018 अप्रैल से पहले यदि ये जो नॉर्डिक कंट्री है इनका शिखर सम्मेलन यदि किसी देश के साथ होता था तो केवल और केवल अमेरिका के साथ होता था और किसी कंट्री के साथ नहीं होता। अमेरिका के बाद यदि दूसरी किसी कंट्री के साथ इन देशों ने अपना शिखर सम्मेलन किया है तो भारत के साथ किया है 2018 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यदि अमेरिका के बाद यदि सीधा भारत का नंबर आ रहा है तो भारत का डेनमार्क के साथ या नॉर्डिक कंट्री के साथ हमारे पास अच्छा रिलेशन है। महत्व क्या है या जो मैंने अभी बताया हरित राजनीतिक संबंध क्या है? इन देशों के साथ नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानवाधिकार, कानून के शासन के रूप में अग्रणी हमने क्या भूमिका निभाई है उनके बारे में हमने क्या की, साझेदारी हमने की है, या हम बोल सकते हैं कि हमने इन देशों के साथ सहयोग भारत के लिए अपनी ताकत का विस्तार करने में बहुत ही अवसर प्रदान करता है। साथ ही भारत अपने बड़े बाजार के कारण देशों के लिए, भाई भारत का बाजार बहुत बड़ा है, आप जानते हो, यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन कंट्री को यहाँ पे बाजार मिल सकता है। और मैं हमने जो अभी देखा नवाचार के बारे में देखा, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में देखा, हरित प्रौद्योगिकी के बारे में देखा, एजुकेशन के बारे में देखा, इनके बारे में हमारी साझेदारी हो सकती है, संधियाँ हो सकती है, ट्रीटियाँ हो सकती है। ये हमारे पास अच्छा फील्ड है जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारत के द्वारा कई नई परियोजनाएं जिसमें कि नॉर्डिक कंट्रीज सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं या ले सकते हैं। मेक इन इंडिया हो गया हमारे पास, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्वच्छ गंगा हो गया, इनके अंदर ये भाग ले रहे हैं। तो इनके साथ में मैं कह सकता हूँ अच्छा संबंध है। तीसरे नंबर पे हमने फ्रांस की यात्रा की है। फ्रांस के साथ भारत के संबंध की यदि हम बात करते हैं, भारत तथा फ्रांस पारस्परिक रूप से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अच्छे मित्र हैं भाई। 1998 के अंदर दोनों देशों में एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी जिसमें रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग तथा असैन्य परमाणु समझौते इसके मुख्य स्तंभ हमारे पास देखे जा सकते हैं। तो हम फ्रांस से भी भाई अच्छे खासे हथियार खरीदते हैं, तो इनमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास परमाणु सहयोग भी हमारे पास रशिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, तो इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, कोई दो राय नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच में एक मजबूत आर्थिक साझेदारी भी है और ये नए क्षेत्रों के अंदर तेजी से काम कर रहा है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद भारत की निंदा नहीं करने वाले कुछ एक देश थे, ऐसे थे जिसके अंदर फ्रांस भी एक था। आपको पता है 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमारे पास 13 महीने की सरकार रही, उस टाइम उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था और बहुत से कंट्रीज इवन तो हमारे जो मित्र राष्ट्र कहे जाते थे उन राष्ट्रों ने भी हमारी निंदा की थी कि परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए। उस दौरान बहुत कम ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था या कह दूं कि उन्होंने हमारी निंदा नहीं की थी। तो रशिया जो फ्रांस हमारे पास है, फ्रांस भी उन्हीं में से एक हमारे पास राष्ट्र था जिसने हमारी निंदा नहीं की थी। आप ये जानते हो फ्रांस यूएन का हमारे पास मेंबर है, स्थायी मेंबर है और यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस लगातार हमारा वहाँ पे क्या करता रहा है, दावा करता रहा है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का हमेशा समर्थन किया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था,
वॉशनेर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश के लिए हमेशा जो भी हमारे पास इंटरनेशनल ग्रुप है वहाँ पर यदि फ्रांस की हमें सहायता की जरूरत थी तो उसने हमें सहायता की है, चाहे मेंबर बनने के लिए, चाहे वह हमारी सिफारिश करने के लिए, चाहे वह हमारे सहयोग के लिए, चाहे हमें वोटिंग देने के लिए, हर जगह फ्रांस ने हमारी सहायता की है। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन जारी रखता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है उसके अंदर लंबे समय तक हम मेंबर नहीं थे, फ्रांस ने हमें हमेशा सहयोग किया था कि आप इसके मेंबर होने चाहिए। फ्रांस ने UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के तहत भारत के नागरिकों को सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के अनुरोध का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों को आतंकवादी ठहराने के लिए या किसी भी तरह से UNSC के अंदर प्रवेश नहीं देने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए जो UNSC का 1267 ये रूल नंबर है भाई उनका, इस रूल नंबर के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए वहां पर हमारे पास एप्लीकेशन डाली थी, ऐसा हम कह सकते हैं। फ्रांस ने उस एप्लीकेशन के विरोध किया तथा भारत के पक्ष में खड़ा रहा। मैं कह सकता हूं कि फ्रांस हमेशा भारत के पक्ष में वहां खड़ा रहा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को फ्रांस की जरूरत थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा महत्व है। महत्व क्या है, फ्रांस इंडिया के साथ इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, इसका रीजन क्या है। हिंद महासागर में साझा हित, भारत को अपनी उपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति रीयूनियन द्वीप, ये हमारे पास द्वीप है जो हिंद महासागर के अंदर है तथा हिंद महासागर के अंदर इनके काफ़ी उपनिवेश हुआ करते थे। फ्रांस की आज भी इनके पास प्रॉपर्टीज है। तो यदि रीयूनियन द्वीप तथा हिंद महासागर की अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है, उस पर अपना कब्जा रखना है, कंट्रोल रखना है, तो फ्रांस को भारत के साथ, क्योंकि हिंद महासागर है और हिंद महासागर में वर्चस्व किसका, हिंदुस्तान का है, आप जानते हो, तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने ही पड़ेंगे। यही रीजन है कि फ्रांस को अपनी उपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति तथा हिंद महासागर को भारत के प्रभाव का क्षेत्र होने के लिए रक्षा करने की आवश्यकता है, इसीलिए भारत के साथ अच्छे रिलेशन है। दूसरा, आतंकवाद का मुकाबला, भारत ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत हमेशा आतंकवाद का विरोधी रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी हैं, इंटरनेशनल सम्मेलन जो भी होते हैं, वहां पर हमेशा भारत ने आतंकवाद के विरोध में बात की है, इसका वैश्विक सम्मेलन किया है तथा इसके बारे में हमने हमेशा विश्व में चर्चा की है कि पूरे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसमें हम किसी धर्म को नहीं देखें, जाति को नहीं देखें, राष्ट्र को नहीं देखें। तो भारत के इस प्रस्ताव का हमेशा सम्मेलन करता आ रहा है। आतंकवाद क्यों करता आ रहा है, क्योंकि दोनों ही देश की पॉलिसी है नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद के लिए हम कोई मनी नहीं देंगे। साथ ही साथ फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो भी हमारे पास जो टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग हो रही है, मनी दी जा रही है, उनके लिए दोनों ही देश एक ही रूपरेखा के तहत लड़ाई कर रहे हैं। ये भी हमारा एक साझा हित है, इसलिए हम दोनों एक साथ हैं। तीसरा, फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन, फ्रांस हमेशा भारत का समर्थन करता आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, इसलिए भारत फ्रांस का अच्छा मित्र है। फ्रांस कश्मीर मुद्दे पर भी, फ्रांस ने जो कश्मीर मुद्दे पर लगातार भारत का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल ही में कमी देखी गई है। चीन के साथ उसके संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ भी उसके संबंधों में कुछ कमी देखी गई है, ढुलमिल रवैया रहा है चीन के साथ भी संबंधों के अंदर। इसीलिए भारत का जो है, भारत ने कश्मीर में हमारा समर्थन किया है। जब पूरे विश्व के अंदर या UN के अंदर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था, तब कश्मीर के संबंध में हमारा जो हमारे फेवर में बोलने वाली कंट्री थी वो फ्रांस थी, इसलिए भी हमारा इसके साथ रिलेशन अच्छा रहा है। और चौथा, सैन्य सहयोग की यदि हम बात करते हैं तो आपने अभी देखा कि भारत तथा फ्रांस घनिष्ठ रक्षा साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में वायुसेना ने जो IAF जो है, इसने राफेल वहां से खरीदा है, आप जानते हो। पहले मैंने आपको बताया था कि राफेल उन्होंने रशिया से हमने S-400 जो प्रणाली थी वो खरीदी थी। राफेल हमने कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। तो हमने विमान शामिल किए हैं, तो आपका रशिया हमारा समझौता भी अच्छा है। इसी के साथ साथ हम फ्रांस के साथ जो सैन्य अभ्यास हैं, चाहे वायुसेना का सैन्य अभ्यास हो, थल सेना का हो या जल सेना का हो, हर सेना का हम सैन्य अभ्यास में फ्रांस के साथ कर रहे हैं। तो हमने 3 कंट्री की भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की थी। तीनों की कंट्री के बारे में हमने जाना कि हमारे उन तीनों कंट्रियों के साथ रिलेशन कैसे हैं। अब ये तो हमने अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पूरे यूरोप के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार से हैं, भारत तथा यूरोप के संबंध। पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो 1962 के अंदर ही भारत यूरोप की आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहले देशों में से एक था। जैसे ही यूरोपीय संघ बनता है, यूरोप की जो आर्थिक गतिविधियां होती है, उनके साथ आर्थिक गतिविधियां स्थापित करने वाले जो कुछ गिने चुने पहले देश थे, उनमें से भारत भी एक था। तो हम कह सकते हैं यूरोप के साथ भी हमारे रिलेशन 1962 से ही है, अच्छे खासे रिलेशन है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। ये
1994 में हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते ने मंत्री स्तरीय बैठकों तथा राजनीतिक संवादों को शामिल करने के संबंध में व्यापक बनाया है। 1994 के अंदर हमने एक समझौता किया था यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके तहत हम अलग अलग कंट्रीज के साथ मंत्री स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। और हमने अभी देखा कि हम यहाँ तक कि जो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी हमने शिखर सम्मेलन करने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे सुरक्षा मामले हों, जलवायु परिवर्तन संबंधित मामले हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, आईटी के मामले हो, इंटरनेशनल अंतरिक्ष व परमाणु समझौते हो, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा तथा संस्कृति, इन सभी मुद्दों के साथ हमने यूरोपीय कंट्रीज के साथ क्या किया, अभी अपने मामले को बढ़ाया ही है। यात्रा का महत्व की यदि हम बात करते हैं, भारत की यात्रा से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन अभी होने वाला है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने में सहायता मिलेगी, साथ ही साथ मुक्त व्यापार समझौते को करने में भी हमें सहायता मिलेगी। और संभावना है, इसकी कोशिश हम पिछले 1.5 दशक से चल रही है और हो सकता है कि हमें निकट भविष्य के अंदर भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भी हम करवा सकें और साथ ही साथ हमारा जो मुक्त व्यापार समझौता है यूरोप के साथ वो भी हो सके। ये तो मैंने अभी आपको बताया जो 3 कंट्रीज थी। कौन कौन सी 3 कंट्रीज थी? हमारे पास डेनमार्क था, हमारे पास उसके अलावा जर्मनी था, हमारे पास तथा फ्रांस था। इन तीनों कंट्रीज के हमने भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की, उन तीनों कंट्रीज के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हाल ही के अंदर जो हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज हमारे पास है, देखो नॉर्डिक कंट्रीज हमारे पास मैंने मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। ये आइसलैंड हमारे पास है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क, जो ये 5 कंट्रीज है। इन 5 कंट्रीज के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इन द्विपक्षीय वार्ता के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या वार्ता हुई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड तथा फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ, समकक्ष का मतलब कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर विचार भी आदान प्रदान किए गए। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। अभी हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क में गए हुए थे। तो जो डेनमार्क की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है भाई, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन के अंदर ही 500 देशों के साथ अलग अलग हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और ये कब हुई? जब भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की क्या कर रहे थे भाई, हिस्सा ले रहे थे, पार्टिसिपेशन कर रहे थे। अब हम देखते हैं भारत तथा नॉर्डिक के शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि कहाँ से आती है और इन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। दूसरा, पहला सम्मेलन हमारे पास कब हुआ था? अभी हमने देखा जो भारत तथा नॉर्डिक कंट्रीज का पहला सम्मेलन हुआ था हमारे पास अप्रैल 2018 के अंदर, अप्रैल 2018 के अंदर हुआ। और दूसरा हमारे पास क्या हुआ है भाई, मैं मान सकता हूं मई जून 2022 के अंदर माना जा सकता है कि हमारा दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ। दूसरा शिखर सम्मेलन दुनिया को प्रभावित करने वाली 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में हो रहा है। हम जानते हैं कि हाल ही के अंदर 2 घटनाएं हुई हैं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित हुआ है। एक हमारे पास कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में आर्थिक सुधार हो रहे हैं पूरी दुनिया के बीच में। और दूसरा क्या है भाई, रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश के अलावा शिखर सम्मेलन को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की दृष्टि से देखा जा सकता है, जो पूंजीवाद तथा लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ साथ कल्याण मॉडल की व्यवस्था को भी मिलाता है। भी हम मोस्टली देखें जो नॉर्डिक कंट्रीज है वहाँ पर पूंजीवादी शासन है। इंडिया की यदि हम देखते हैं तो लोकतंत्र है। दोनों यदि संस्कृतियाँ मिलेगी, पूंजीवादी संस्कृति तथा लोकतांत्रिक संस्कृतियाँ यदि मिलेंगी तो डेफिनेटली वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगी और उसी बाजार के रूप में, कल्याणकारी बाजार का मॉडल प्रस्तुत करने के रूप में दुनिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है नॉर्डिक कंट्रीज की, या भारत तथा नॉर्डिक कंट्रीज का जो शिखर सम्मेलन हुआ था इससे। भारत ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में विशेष रूप से सागरमाला परियोजना के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है जहां पर पानी के ऊपर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे मछली पालन हो गया, चाहे हमारा जलयान हो गया, योकाई हो गया, जो भी कुछ समुद्र के पानी के अंदर या पानी के अंदर जिस तरह की इकोनॉमी हमारे पास होती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसके लिए नॉर्डिक कंट्रियों को हमने इन्वाइट किया है। खासकर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, काफी कुछ पढ़ा होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए भी इनको हमने इन्वाइट किया है कि आप इसमें पार्टिसिपेशन कीजिए। भारत की आर्कटिक नीति आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के विस्तार के ऊपर अनुकूलित ढांचा प्रदान करती है। नॉर्डिक देशों में एक संशोधित तथा विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 27 सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज है उन्होंने कहा है कि जो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जा रहा है उसके अंदर भारत को 27 सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 2018 के शिखर सम्मेलन की हम बात करें, अभी हमने देखा कि 2018 में हुआ था, उसमें शिखर सम्मेलन का नेतृत्व का ध्यान जो था वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नवाचार, जलवायु परिवर्तन पर था, जबकि विकास के चालक के रूप में नवाचार तथा डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया गया था।
ये तो हमने बताया 2018 में हमने क्या क्या समझौते किए होंगे। भारत के स्मार्ट शहरों की परियोजना हेतु नॉर्डिक देशों के सतत शहरों की परियोजना के समर्थन के अलावा पहले शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत के बीच में भी विस्तार की मांग की गई थी तथा नॉर्डिक कंट्रीज को इसमें हमने क्या किया था, भी शामिल भी किया था। पहले शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक कंट्रीज ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स की हम बात करते हैं, एनएसजी बोला जाता है इसको खास करके, एनएसजी की सदस्यता के आवेदन के लिए भारत ने अपना स्वागत किया था और यहाँ तक इन्होंने हमें सहयोग भी दिया था कि आप एनएसजी के अंदर सदस्य बनो, और हम बने सदस्य। इन्होंने वोटिंग भी की थी, समर्थन भी की थी। अब हम चर्चा करते हैं कि बैठक की मुख्य विशेषताएं क्या रही। बैठक की विशेषताओं हमने डेनमार्क के साथ अभी हमने पढ़ ही लिया है कि भारत और डेनमार्क के बीच जो बैठक हुई उसमें क्या विशेषता रही। यूरोप में युद्ध, भारतीय महाद्वीप यूके मुक्त व्यापार समझौते, इंडोनेशिया पैसिफिक स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समझौतों पर हमने चर्चा की है। साथ ही साथ हरित हाइड्रोजन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान देने के लिए ये हमने चर्चा की है। डेनमार्क के साथ क्या क्या हमने समझौते किए हैं, समझौते के बारे में लिखा हुआ है, किस किस समझौते के बारे में हमने चर्चा की है। सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं भारत तथा नॉर्वे के साथ हमने क्या समझौता किए हैं। दोनों नेताओं ने ब्लू इकोनॉमी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर तथा पवन ऊर्जा, हरित शिपिंग, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संसाधन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालीन अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य तथा संस्कृति से जुड़ाव के लिए इनके बारे में बात की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि नॉर्वे भारत की हाल ही में घोषित आर्कटिक नीति के मुख्य स्तंभ में से एक है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत तथा स्वीडन की यदि हम बात करते हैं, बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त कार्य योजना की प्रगति का जायजा लिया तथा लीडरशिप ग्रुप ऑन इंस्टीट्यूट ट्रांजिशन की विस्तार की सराहना की। हमने पहले से ही शुरू किया हुआ लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसको लीड आईटी कहते हैं। इसके ऊपर क्या क्या विस्तार किया जा रहा है और तथा जो हम दोनों देश मिलकर पहले से ही विस्तार कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना कर रहे हैं, उसकी प्रगति कितनी हो गई है, उसका दोनों देशों ने जायजा लिया। ये जो हम बात करते हैं लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांसमिशन, ये क्या है, किस बारे में हम इंडस्ट्रीज का ट्रांसमिशन लीडरशिप करना चाहते हैं और ट्रांजिशन क्या करना चाहते हैं हम इंडस्ट्रीज का। यह है एक कम कार्बन अर्थव्यवस्था की और दुनिया की सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को मार्गदर्शन करने के लिए सितंबर 2019 में यूएन जलवायु शिखर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्थापित किया गया था। ये मैं कह सकता हूं कि जो कंपनियां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं, जो उद्योग धंधे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनको किस तरह से गाइड किया जाए ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाए। इसीलिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, भारत तथा स्वीडन के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। उसी का नाम क्या है भाई, लीडरशिप ग्रुप ऑन द इंडस्ट्री ट्रांजिशंस। इंडस्ट्री के द्वारा जो ट्रांजिशन किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, जो धुआं छोड़ा जाता है, ग्रीन हाउस गैस छोड़ी जाती है, उसके बारे में उनको गाइड करने के लिए हमने 2019 में ये शुरू किया था। 2019 से पहले की हम बात करते हैं तो वर्ष 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम भी, स्वीडन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा, व्यापार, निवेश, नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहर, महिलाओं के कौशल विकास, अंतरिक्ष तथा विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि पहलों के बारे में भी उन्होंने क्या किया था, भी कार्य योजना का विस्तार किया था। तो ये भारत के स्वीडन के साथ रिलेशन है। भारत तथा आइलैंड के साथ हम अपने रिलेशन की बात करते हैं तो आइसलैंड के साथ हमारे क्या रिलेशन है। दोनों नेताओं ने वैश्विक रूप से भूतापीय ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था, वही ब्लू इकोनॉमी, इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, नीली अर्थव्यवस्था कहा गया है, आर्कटिक, नवीनीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, खाद्य संस्करण, डिजिटल विश्वविद्यालय तथा सांस्कृतिक चिन्ह के बारे में चर्चा की है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास बनना चाहिए। भारत तथा यूरोपीय संघ जितने भी है, भारत तथा यूरोप का हर कंट्री के साथ मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए, उसके बारे में तेजी लाने के बारे में चर्चा की गई थी आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और लास्ट में हम देखते हैं फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमने क्या चर्चा की। फिनलैंड जो है आईटी के मामले में काफी विकसित देश है, तो हमने आईटी के बारे में इसे चर्चा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, विषय में मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, या मैं बोल सकता हूँ कि स्मार्ट ग्रिड जैसी जो टेक्निक है उनके बारे में हमने यहाँ से चर्चा की है। फिनलैंड जो है आईटी के मामले में काफ़ी डेवलप है, तो आईटी के बारे में यहाँ से चर्चा की गई है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने फिनिश कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने, भारतीय व्यापार में विशेष रूप से दूरसंचार, बुनियादी ढांचा तथा डिजिटल परिवर्तन में विशाल अवसरों को लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये हमारे पास 5 कंट्रीज है, जिन 5 कंट्रीज के साथ हमने क्या किया है भाई, हाल ही के अंदर बैठक की थी। और किस कंट्री के साथ हमने क्या क्या समझौते किए हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें और कोई तरीका नहीं है। डेनमार्क के साथ, नॉर्वे के साथ, स्वीडन के साथ, आइलैंड के साथ तथा फिनलैंड के साथ हमने क्या क्या समझौते किए हैं।
अब हम चर्चा करते हैं भारत के लिए जो नॉर्डिक देश है, पांचों देश है, पांचों का सामूहिक महत्व हमारे पास क्या है, पांचों का साझे रूप से हम किस हिसाब से हम सहयोग कर रहे हैं, किस हिसाब से हमारा महत्व है और क्या हमारे के साथ रिलेशन रहा है। भारत तथा नॉर्डिक देश मजबूत व्यापार समझौते की साझेदारी का हिस्सा है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से इन देशों का आर्थिक व्यापार G20 देशों की तुलना में कम है। ठीक है, मान सकते हैं कि G20 देशों से इनका जो व्यापार है वो भारत से ज़्यादा है, लेकिन भारत का व्यापार भी काफ़ी हद तक इनके साथ है। इनके साथ जो भारत का व्यापार है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, ध्यान से देखिए। लगभग 54,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ संयुक्त राष्ट्र सकल घरेलू उत्पादन में 1.6 अमेरिकी डॉलर जो व्यापार है, ये तो भाई हमारे जानने की जरूरत नहीं है। ये हमने इनकी नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बात की है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आगे हम बात करते हैं भारत तथा नॉर्डिक कंट्री की हम बात करते हैं। भारत तथा नॉर्डिक देशों के बीच में कुल द्विपक्षीय जो व्यापार है तथा सेवाएं हैं 13 अरब अमेरिकी डॉलर की है। हर साल हम 13 अरब अमेरिकी डॉलर का बिजनेस का तथा जो सर्विसेज है उनका हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। आप इस लाइन को छोड़ देना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जितना कम से कम पढ़ें और इफेक्टिव पढ़ें उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम चर्चा करते हैं भारत तथा नॉर्डिक देशों के सहयोग के क्षेत्र आगे कौन कौन से हो सकते हैं या भविष्य के अंदर हमारी संभावनाएं इनके साथ क्या क्या हो सकती है। जिन देशों में तकनीकी कौशल तथा व्यापारिक संबंध हैं वे आपसी हित के 5 क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाएंगे। 5 हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम निकट भविष्य के अंदर सहयोग कर सकते हैं। कौन सा? पहला, हरित साझेदारी विनिर्माण ऊर्जा के बारे में। दूसरा, डिजिटल तथा नवाचार अर्थव्यवस्था के बारे में। तीसरा, व्यापार में निवेश करने के बारे में, सतत विकास के बारे में तथा आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में। अभी हमने देखा था कि आर्कटिक नीति जो भारत ने अपनी बनाई थी, उन नीति के अंदर नॉर्डिक देशों को अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो ये 5 हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम आगे फ्यूचर के अंदर नॉर्डिक देशों के साथ अपनी साझेदारी कर सकते हैं। हरित साझेदारी, डिजिटल तथा नवाचार अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं निवेश, सतत विकास तथा आर्कटिक क्षेत्र में जो भी हमारे पास जो रिसर्च हम कर रहे हैं उनके बारे में हम जो हमारी नीति है उसमें इनको शामिल किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनके साथ नॉर्डिक देशों में शिखर स्तरीय बैठक होती है, तो हमने पहले ही जान लिया है। अब हम जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें कहती है विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की जरूरत है। कोरोना टाइम के अंदर हमने देखा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिस्पॉन्स था या जो एक हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इनका जो आउटपुट है वो अच्छा खासा नहीं रहा था। इस तरह की महामारी यदि दुनिया के अंदर दोबारा से आ जाती है, खुदा ना खास्ता मालिक करे कि ऐसा नहीं हो, लेकिन यदि आ जाती है तो WHO का यदि यही रवैया रहता है तो हम महामारी से निपटने के अंदर हम काफ़ी हद तक नाकामयाब साबित होंगे। इसीलिए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही के अंदर जहाँ जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, उन सम्मेलनों के अंदर WHO के अंदर सुधार की वकालत की थी और भारत ने कुछ एक सुधार बताए थे, 5-7 सुधार बताए हैं कि यदि हम ये सुधार करते हैं WHO के अंदर तो हो सकता है निकट भविष्य के अंदर जब भी कोई महामारी का हमें सामना करना पड़े तो इस बार कोरोना की तरह दुनिया जो प्रभावित हुई है इतना प्रभावित आगे दुनिया नहीं हो किसी भी महामारी से। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो हुआ था, WHO का वैश्विक कोविड वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, उसको संबोधित किया था और संबोधित करते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सुधारों की मांग पे जोर किया था। इससे पहले 2021-22 के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था, वहां भी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने WHO में सुधार की मांग की थी। तथा जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर इस मांग को बार बार दोहराते रहे हैं। तो लगातार 3 मंच पर और इंटरनेशनल मंच के ऊपर, पहला ब्रिक्स के अंदर हमने कहा, दूसरा G20 सम्मेलन के अंदर हमने कहा और तीसरा हमने जो कोविड-19 की वर्चुअल शिखर सम्मेलन हो रहा था, WHO का खुद का हो रहा था, वहां पर हमने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, WHO के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। क्या क्या परिवर्तन करने की जरूरत है और क्या क्या सुझाव भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने दिए, हम हर सुझाव को डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। WHO में सुधार के लिए भारत के आह्वान का समर्थन विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित रूप से निपटने के बाद दुनिया भर के देशों ने किया है। दुनिया भर के देशों ने देख लिया कि हम प्रारंभिक रूप में जो हमारे पास कोरोना महामारी आई थी उससे निपटने के लिए हम सक्षम नहीं थे। हर देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, अर्थव्यवस्था भयंकर रूप से चौपट हुई थी। इसलिए हर देश ने माना है भारतीय प्राइम मिनिस्टर के सुझाव को और इस बात को माना है उन्होंने कि WHO के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। भारत ने क्या क्या सुधार की गुंजाइश की बात की है और क्या क्या पॉइंट बताए हैं भारत ने। सबसे पहला जो पॉइंट बताया है वो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन इंटरनेशनल कंसर्न्स घोषणा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना।
जब जब महामारी आती है और विश्व के अंदर किसी भी तरह की जान माल की हानि लगती है और बहुत बड़े पैमाने पे लगती है, तब WHO हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंपोज कर देता है पूरी दुनिया के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जिसको कहा जाता है, ये आपातकाल लगा दिया जाता है। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो आप आपातकाल लगाते हो उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, कि इसकी प्रक्रिया अभी ढुलमिल प्रक्रिया है, इसको और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, यही इसका पूरा नाम है जो हमने लिखा है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन द इंटरनेशनल कंसर्न्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में PHEIC फिक कहा जा सकता है। तो PHEIC की घोषणा करने के लिए स्पष्ट मापदंडों के साथ वस्तुनिष्ठ मापदंड तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर मापदंड आपके पास होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मापदंड आपके पास होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ मापदंड आपके पास होने चाहिए, कि जैसे ही कोई भी दुनिया के अंदर इस तरह के मापदंड आपके कोई भी महामारी आती है और वो आपके इन मापदंडों के ऊपर खरी उतरती है, तो हाथों हाथ आप क्या कर दो भाई, नेशनल जो इंटरनेशनल इमरजेंसी है उसको आप इंपोज कर दो। घोषणा प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा तत्परता पे जोर दिया जाना चाहिए। पहला, आपके मापदंड स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, आपके मापदंड वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। तीसरा क्या कहा है, जो भी आप इमरजेंसी की घोषणा करो तब उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पता ही नहीं होता कि आपने किस आधारों पे, किन आधारों पे घोषणा की है। आप आधार बताइए, पूरी दुनिया के सामने रखिए कि ये बात है, इस तरह का पेंडेमिक हमारे सामने आ चुका है और इन आधारों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं भाई, घोषणा कर रहे हैं पेंडेमिक इमरजेंसी की। साथ ही साथ जो इमरजेंसी की घोषणा करनी है उसके अंदर हमारे पास तत्परता अपनानी चाहिए, ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जब कोरोना लगभग पूरे विश्व के अंदर फैल चुका था तब हमने PHEIC की घोषणा की थी या पेंडेमिक इमरजेंसी की घोषणा की थी, ऐसा ढुलमुल रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए। PHIC जो है हमारे पास इमरजेंसी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका तात्पर्य क्या है, ये इमरजेंसी ऐसी स्थिति के अंदर लगाई जाती है जब हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारे पास स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, स्थिति अचानक आ चुकी है, असामान्य हो चुकी है या अप्रत्याशित है। मतलब कि किसी भी तरह से हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाएगी, और वैसी स्थिति यदि हमारे सामने आ जाती है तब हम इस इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, पहली बात तो ये हमारे पास कोई गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई हो। दूसरा, प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो भी राज्य प्रभावित हुआ है, जो भी स्थिति उसके सामने आई है, वो स्थिति केवल और केवल उस राष्ट्र को ही प्रभावित नहीं कर रही है, उस राष्ट्र की स्थानीय सीमाओं को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है इंटरनेशनल पड़ने वाला है, और पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य है, पूरी दुनिया का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता हो। और तीसरी हम बात करते हैं जिसमें तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही करने की आवश्यकता हो। ये अभी तक हमारे पास ये तीन स्थिति हैं। यदि ये तीनों स्थितियां सेटिस्फाई होती है तब हम पेंडेमिक इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन भारत ने कहा है कि आप इनके अंदर सुधार कीजिए, अपने मापदंड जो है स्पष्ट कीजिए तथा तत्परता के साथ तथा पारदर्शिता के साथ आप पूरे विश्व के अंदर इस तरह की इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, ताकि आगे आने वाली महामारियों से अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। पहली बात तो ये की है। दूसरा सुझाव क्या दिए है, दूसरा सुझाव दिए है वित्त पोषण का। जो आपको फाइनेंशियल एड दी जाती है या आपके द्वारा एड दी जाती है उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकांश वित्त पोषण अतिरिक्त बजटीय योगदान से आता है, जो स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं तथा उन्हें सामान्य रूप से निर्धारित किया जाता है। WHO को इन फंडों का उपयोग बहुत ही कम लचीलापन WHO को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्राप्त है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त बजटीय या स्वैच्छिक योगदान की उपलब्धता कहाँ की जानी है और कहाँ इसकी आवश्यकता है, और जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पर देखिए। एक तो होता है कि WHO का फिक्स बजट है कि आपको इतने रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, उस फिक्स बजट के अलावा भी WHO के अंदर बहुत ज्यादा दान दिया जाता है, स्वैच्छिक दान दिया जाता है। ये स्वैच्छिक प्रकृति का दान है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो इसका आम बजट है, जो इसका फिक्स बजट है, उस फिक्स बजट से कहीं ज्यादा, कई गुना 25, 50, 100 गुना ज्यादा इसके पास क्या आता है भाई, दान की मात्रा आती है। लेकिन जो दान आता है इनके पास, स्वैच्छिक बजट जो इनके पास आता है, इसको किस तरह से यूज करना है इसके बारे में इनके पास बहुत ही कम स्वतंत्रताएं हैं, बहुत ज्यादा लचीलापन इनके पास नहीं है। एक रिजिड मेथड है, उसी मेथड के तहत ये उस फंड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी आपके पास अतिरिक्त बजट आता है या स्वैच्छिक योगदान आपको जिस भी कंट्री के द्वारा दी जाती है, आप ये सुनिश्चित करो कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है,
जहां पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप वहां पर उसको सबसे ज्यादा यूज करो। दूसरा, WHO का जो नियमित बजट है उसको बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपको एडिशनल बजट मिलता है, एडिशनल दान आपको मिलता है, उसकी सबसे ज्यादा जहां जरूरत हो वो सुनिश्चित करो और वहीं पर उसका क्या करो, उपयोग करो। दूसरी हम बात की है कि जो नियमित आपका बजट है, नियमित बजट को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जो विकासशील देश है उनके ऊपर भारी वित्तीय बोझ आरोपित नहीं किया जाए तथा WHO की मुख्य गतिविधियां WHO के द्वारा वित्त पोषित हो तथा विकासशील देश हो गए या अविकसित जो देश है उनके अंदर, गरीब कंट्री के अंदर जो नियमित बजट आपके पास ज्यादा होगा, आप उनको सहायता दोगे तो वहां पर आपके द्वारा बताई गई एक्टिविटीज की जा सकेगी, उनके ऊपर वित्त पोषण कम, वित्त का जो भार है वो कम पड़ेगा, वित्त आरोपित कम होगा। यही बात हमने फाइनेंशियल एड के बारे में कही है। ये हमारा दूसरा सुझाव था। तीसरा सुझाव क्या है? वित्त पोषण तंत्र तथा जवाबदेही ढांचे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। भी आपको वित्त कहां से आता है ये भी आपको पारदर्शिता होनी चाहिए तथा आपने इसका यूज किया कहां किया इसके बारे में भी आपको पारदर्शिता अपनानी चाहिए, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। इस बारे में हमने बात कहा है। ऐसा कोई सहयोगी तंत्र नहीं है जिसमें सदस्य राज्यों के परामर्श से वास्तविक परियोजनाओं तथा गतिविधियों पर निर्णय लिया जाता है तथा वित्तीय मूल्य एवं सदस्य राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनमें हो रही सामान्य देरी का कोई संबंध की समीक्षा भी नहीं की जाती है। भी पहले तो हम कोई प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते कि किसको फंड की जरूरत है। दूसरा, जिसको फंड की जरूरत है उसको हम देते हैं कि नहीं देते हैं इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। तीसरा, हमने दे दिया है तो उसमें देरी हो रही है नहीं हो रही है, हमने घोषणा तो कर दी, उनको फंड कब मिल रहा है इस बात की जांच करने वाली हमारे पास अभी कोई एजेंसी नहीं है। मजबूत तथा सुरक्षित वित्तीय जवाबदेही ढांचे की स्थापना से वित्तीय प्रवाह में अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारतीय प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि यदि हम कोई मजबूत ढांचा खड़ा करते हैं, कोई सुरक्षित वित्तीय जवाबदेही वाला ढांचा शुरू करते हैं जिसमें कि आपकी जवाबदेही हो कि हमने कहाँ रुपया खर्च करना है, कहाँ किया, जहाँ करना था वहाँ किया या नहीं किया, इस तरह की जवाबदेही आपके पास होगी तो हम एक बात कर सकते हैं कि जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पैसे मिलेंगे और जब जरूरत है तब पैसे मिलेंगे। वित्तीय प्रवाह के अंदर अखंडता आएगी, कंटिन्यूटी आ सकती है। अभी ऐसे होता है 1 साल पैसे मिलते हैं, 2 साल पैसे नहीं मिलते हैं, जिससे कि आपके द्वारा पहले साल के अंदर किए गए सुधार भी 2 साल पैसे नहीं मिलने की वजह से नगण्य हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। यदि हम अच्छा ढांचा सुनिश्चित कर देंगे, आपकी जवाबदेही सुनिश्चित कर देंगे तो आप अच्छा काम करोगे। ये हमारा तीसरा सुझाव था। बढ़ी हुई जवाबदेही को देखते हुए डेटा रिपोर्टिंग तथा वित्त के वितरण के संबंध में उचित पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की भी आवश्यकता है। चौथा, हमने क्या किया? WHO तथा सदस्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करना। प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करने का रीजन का मतलब क्या है? हाल ही के अंदर 2005 के अंदर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की रिपोर्ट आई थी और इस इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने कहा था कि जो भी आपके सदस्य देश हैं वहां पर जो बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, इतनी बेसिक कमियां हैं कि उनको दूर किया जाना आवश्यक है। ये 2005 की रिपोर्ट थी और इस कमियों को हमने 2019 के अंदर जो कोविड आया था उस कोविड के अंदर भी देखा कि बहुत से देशों के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, बहुत से देशों के पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं था, यहाँ तक कि बहुत से देशों के पास बेड अवेलेबल नहीं थे, जो जरूरी सुविधाएं आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं थी, जो रेमडेसिविर हमारे पास जो टिक्का लगना था, इंजेक्शन लगना था वो ब्लैक के अंदर मिल रहा था। तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? तो WHO के जो भी सदस्य देश हैं, सदस्य राज्य हैं, जब WHO को कुछ करने का कहता है, बुनियादी स्ट्रक्चर को प्रतिरूपित करने का कहता है, तब उनकी प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रतिक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका रिएक्शन हमारे सामने आना चाहिए। और ये हमें बार बार पता चलता है, चाहे IHR की रिपोर्ट हमारे पास 2005 की हो उसने हमें कमियां बताई हो, चाहे हाल ही के अंदर हमें प्रैक्टिकली देखा जब कोविड की वजह से बहुत से देशों का जो स्वास्थ्य तंत्र वो फेल हो चुका था, हमें जरूरत है उसको स्ट्रॉन्ग करने की। तो यह आवश्यक है कि WHO के द्वारा अपने समन्वय कार्यों के तहत दी जाने वाली कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के अंदर IHR 2005 के उन आवश्यक सदस्य राज्यों की क्षमता का निर्माण किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा जहां पर सदस्य राज्यों के द्वारा IHR की स्व रिपोर्टिंग के आधार पर कमी पाई गई थी। यही कहता है कि जहां पर IHR 2005 ने हमें कहा था कि इन देशों के अंदर कमी है स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर, वहां पर हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये हमारा चौथा सुझाव था। पांचवा सुधार, WHO के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने की। हमने ये भी कहा कि आपका जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपका है वो भी अच्छा नहीं है, उसको भी आप क्या करो, चेंज करो। एक तकनीकी संगठन होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकांश कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी हुई तकनीकी समितियों के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही इसके अलावा बीमारी के प्रकोप से जुड़े हुए जोखिमों को देखते हुए WHO स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र निरीक्षक तथा सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण
हो जाती है। इन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिए, जो आपकी टेक्निकल समितियां हैं उनको मजबूत कीजिए, साथ ही साथ दो चीजें और कीजिए। आप स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा, और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्वतंत्र निरीक्षण तथा सलाहकार समिति। इन दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि हाथों हाथ आप निरीक्षण ले सको। सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड की स्थायी समिति, ये भी कहा गया है कि कार्यकारी बोर्ड की हमारे पास स्थायी समितियां होनी चाहिए, इनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा प्रशासनिक ढांचे में हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, ये हमारा 5वां सुझाव था। छठा सुझाव, IHR के क्रियान्वयन में सुधार की। IHR ने 2005 में जो कहा था हमने अब तक लागू नहीं किया है, ये तो हमारे पास घटिया बात है, उनको हमें लागू करना चाहिए। IHR 2005 एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। एक बाध्यकारी है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, हर कंट्री को मानना ही पड़ेगा, और WHO के सभी जो कंट्रीज हमारे पास 196 कंट्री है उनके ऊपर ये बाध्यकारी समझौता है। फिर भी आप क्यों नहीं मान रहे हो, इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इन विनियमों का उद्देश्य गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, जिनमें से एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होने तथा मानव जाति के समक्ष उत्पन्न होने वाले जोखिम की संभावना है को रोकने तथा उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना है। IHR क्रियान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक आधार पर जारी रहनी चाहिए कि हमें जो IHR ने जो काम करने के लिए कहा था वो काम कहाँ तक पहुंचे हैं, इनकी हमें समीक्षा भी करनी चाहिए। यदि हम समीक्षा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम कहाँ तक पहुंचे, वही कोविड जैसी सिचुएशन वापस हमारे सामने आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करनी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित राष्ट्रों के साथ सहायता की जानी चाहिए, तो ये भी हमें करना चाहिए। 7वां हमें सुझाव क्या दिए है, चिकित्सा सुविधाओं टीके के निदान तक पहुंच। भी जो चिकित्सा सुविधाएं हमारे पास है, टीके हैं, वहां तक उनकी पहुंच हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी जहां पर इनकी आवश्यकता है। जहां पर जैसे कि यह महसूस किया गया कि दोहा घोषणा के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो हमने समझौता किया था, हमने छूट दी थी, वो कोविड-19 महामारी के लिए प्राप्त नहीं थी। कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए सभी साधनों तक उचित, वहनीय तथा सम्मान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी प्रकार हम उनके लिए रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। कि हमने देखा यार, टीका जो था ये खास बात थी यार, जो 500-700 रुपए का इंजेक्शन था वो 1000-1000 1200 रुपए के अंदर तो मेडिकल वाले दे रहे थे। वो ब्लैक के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ब्लैक के अंदर वो 25-25 30-30 50-50 हजार के अंदर बिका, और उसके बाद भी ये पता चला कि 30,000 50,000 में इंजेक्शन खरीद भी लिया तो उसके अंदर पानी भरा हुआ था। इस तरह की सुविधाएं हमें देखने को मिल रही है, और इंडिया जैसे देश के अंदर यदि ऐसी सुविधाएं मिल रही है तो बाकी कंट्रीज के अंदर क्या हाल होगा, विकसित कंट्रीज जो हमारे पास उनके अंदर क्या हाल होगा। तो यही कहा है कि हमने कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो इंजेक्शन है, उनकी जहां जरूरत है वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये भी WHO के अंदर सुधार करने की जरूरत है। और लास्ट में हमने जो सजेशन हमने दिया, संक्रामक रोगों तथा महामारी के प्रबंधन हेतु वैश्विक ढांचे का निर्माण करना चाहिए। यदि किसी तरह की महामारी हमारे सामने दोबारा से आ जाती है, किसी भी तरह के संक्रामक रोग हमारे दुनिया के अंदर फैल जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक आवश्यक तंत्र होना चाहिए, वैश्विक ढांचा होना चाहिए, कि ताकि जैसे ही महामारी आए हम उस वैश्विक ढांचे को एक्टिव कर दें और महामारी पे आसानी से और तेजी के साथ क्या किया जा सके, नियंत्रण पाया जा सके। यह आवश्यक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों और संरचना तैयारी, मानव संसाधन परीक्षण तथा निगरानी प्रणाली जैसी प्रासंगिक स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमताओं के संदर्भ के अंदर सदस्य राज्यों का समर्थन किया जाए तथा इस संबंध के अंदर एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए। एक हमारे पास एक ऐसा तंत्र हो जो निगरानी रखे कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही साथ में कह सकते हैं इमरजेंसी टास्क फोर्स हमारे पास हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ताकि संक्रामक रोग यदि कोई फैल जाता है, कोई महामारी हमारे सामने फैल जाती है, तो उनके बारे में हम तेजी से क्विक एक्शन ले सकें, ताकि निकट भविष्य के अंदर हम महामारी जैसी सुविधा से, महामारी जैसी दिक्कत से दोबारा हम नहीं फैलें, दोबारा हम नहीं जूझे। महामारी की संभावना वाले संक्रामक रोगों की तैयारी प्रक्रिया के संदर्भ में देशों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य का मार्गदर्शन हो। स्वास्थ्य आपातकाल के लिए आर्थिक उपायों में एक बहुविषयक उपाय जैसे कि स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, इन तीनों का भी समावेश किया जाना चाहिए, हमारा सुझाव था। और लास्ट सुझाव हमने क्या दिया, 9वां सुझाव हमारा कहता है कि महामारी प्रबंधन हेतु वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता। नए इन्फ्लुएंजा विषाणुओं के कारण मानव जाति में रोगों की अत्यधिक प्रसार के जोखिम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नए हमारे पास विषाणु फैल रहे हैं, संक्रामक विषाणु हमारे पास फैल रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव जाति के अंदर आगे कोई निकट भविष्य में महामारी नहीं आएगी। ऐसे वैश्विक समुदाय के द्वारा तत्काल इस समस्या के समाधान हेतु साहसिक प्रयास किए जाने तथा हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की सतर्कता तथा तैयारियों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
वैश्विक महामारी की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया संबंधी दक्षता में सुधार करना, विषय में ऐसी किसी भी महामारी का सामना करने में हमारी क्षमता को मजबूती प्रदान करना, वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए तथा हमें इसको बनाना चाहिए। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर ने लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अंदर WHO के अंदर किए जाने वाले सुधारों की वकालत की है और हमने 9 सुधार किए हैं। इन 9 सुधारों का जो बेसिक पॉइंट है वो हमने आपको बताया है और हमने इन सम्मेलनों के अंदर डिटेल के अंदर रखा है कि किस तरह से हम इनके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास जून 2022 का इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमारे पास टॉपिक हो सकता था, आज हमने उनके बारे में चर्चा जानकारी हासिल की है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। कल हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट तथा जियोग्राफिकल जो फैक्ट रहे हैं जून 2022 के, उनके बारे में चर्चा हासिल करेंगे। मिलते हैं कल हम उसी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।